नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 1 के आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे पहले जो है हम आपको इस चैप्टर के जो है आपको थ्योरी एक्सप्लेनेशन 3 पार्ट में समझा चुके हैं और आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो भी आ चुकी है। और अब ये जो है आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो होने वाली है जो कि जिसमें आपको 5 नंबर के, 2 नंबर के और 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है कि सिंधु सभ्यता की खोज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि जो सिंधु सभ्यता थी उसकी खोज कैसे कैसे हुई, तो ये हमें जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा में उत्खनन कराया, जो 1925 तक चलता रहा। इसके बाद 1926 से 1933 तक माधव स्वरूप वत्स ने उत्खनन करवाया और मोहनजोदड़ो में 1922 में राखल दास बनर्जी के निर्देशन में उत्खनन कार्य आरंभ हुआ। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता थी, इसमें सबसे पहले जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में जो है हड़प्पा में उत्खनन करवाया। तो ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया नगर था और इसमें जो है 1925 तक जो है उत्खनन चलता रहा। फिर उसके कुछ दिनों बाद यानी कुछ कई वर्षों बाद जो है 1926 से लेकर 1933 तक जो है माधव स्वरूप वत्स ने भी इसमें उत्खनन करवाया हड़प्पा में। फिर आता है आपका मोहनजोदड़ो में जो है 1922 में राखलदास बनर्जी के निर्देशन में या उनके जो है कार्य के समय जो है उत्खनन आरंभ हुआ था मोहनजोदड़ो में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर जो है मोहनजोदड़ो को माना जाता है और हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है, यानी कि हड़प्पा नगर को माना जाता है। और मोहनजोदड़ो को जो है हड़प्पा की यानी हड़प्पा सभ्यता की जो है एक राजधानी भी माना जाता है। आगे आता है इसके बाद सर जॉन मार्शल मेके एवं व्हीलर के निर्देशन में उत्खनन कार्य आरंभ कराया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा नामक शहर के कारण पड़ा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो हड़प्पा शहर का उत्खनन हुआ था, इसलिए उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें जो है 1933 के बाद जो है यानी कि जो जॉन मार्शल थे, मेके एवं व्हीलर थे, उनके जो निर्देशन में जो है उत्खनन का कार्य आरंभ हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता जो है हड़प्पा नामक शहर के कारण पड़ा था। ये जो है हम आपको पहले बता चुके हैं और आपको जो है आपके आंसर जो है एग्जाम में इसी प्रकार लिखने हैं जिस प्रकार हम जो है इसमें करा रहे हैं। तो प्लीज़ अपनी कॉपी में इनको नोट करते हुए जरूर चलना। आगे आता है हड़प्पा नामक सभ्यता जो बनी थी, वो किसके कारण बनी थी? यानी कि हड़प्पा नामक शहर के कारण। आगे आता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो खोजा गया नगर वो हड़प्पा था, इसीलिए इसको जो हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को इंग्लिश में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला जो प्रश्न आता है वो आता है कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये क्वेश्चन जो है आपसे 5 नंबर में पूछे जाते हैं और इसकी जो 5 नंबर के लिए आपको कम से कम 50 से 60 शब्द लिखने होते हैं। तो तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री यानी कि जो केमिस्ट्री के होते हैं विद्वान, उन्होंने जो है बिलार्ड एफ लिवी के द्वारा सन 1946 ईस्वी में की गई थी। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। यानी कि जो कार्बन 14 विधि है, जो कि तिथि निर्धारण की विधि है, यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो ये जो है ये भी बता देती है कि ये कितने सालों पहले मरा था या इसकी मृत्यु कब हुई थी, इसका जन्म कब हुआ था। तो ये सभी जो है ये इसके इसके द्वारा पता लगाया जाता है और इसी के द्वारा ही जो है हड़प्पा सभ्यता का भी पता लगाया गया था कि ये जो है आज से 5000 साल पुरानी सभ्यता है, जो कि भारत में फली-फूली थी। यानी कि जो तिथि निर्धारण की जो वैज्ञानिक विधि है इसको जो है कार्बन 14 विधि कहा जाता है और इसकी खोज जो है अमेरिका के एक विज्ञान यानी कि रसायन शास्त्री थे या वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था बिलार्ड एफ लिब्बी के द्वारा जो है 1940 में इसकी खोज की गई। और इस विधि के अनुसार जो है जो कोई भी जीवित व्यक्ति हो या वस्तु हो उसमें जो है कार्बन की मात्रा 12 एवं कार्बन की मात्रा जो है 14 जो है समान पाई जाती है। आगे आता है मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 14 तो यानी कि कार्बन जो 12 होता है वो तो स्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है और फिर जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है।
यानी कि जब उसमें कोई व्यक्ति जीवित होता है तो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार जो है उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा जो है समान मात्रा में पाई जाती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या कोई भी चीज नष्ट हो जाती है, विनाश हो जाता है उसका, तो उसमें जो है कार्बन 12 होता है वो तो स्थिर रहता है, मगर जो कार्बन 14 होता है वो उसका जो है निरंतर क्षय होने लगता है, यानी कि लगातार वो जो है नष्ट होता जाता है। और उसी प्रकार जो है हमें पता लगता है कि इसमें कार्बन की मात्रा 14 की कम है, तो वो जो है उतनी ही प्राचीनतम यानी कि उतनी ही पुरानी मानी जाती है। अब आता है हमारा कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, यानी कि पुरातत्व क्या होता है। तो खनन के द्वारा पृथ्वी से निकले हुए पदार्थ को पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है खोदना। यानी कि पुरातत्व यानी कि पृथ्वी की खुदाई करके जो वस्तुएं या पदार्थ निकाले जाते हैं उन्हीं को जो है पुरातत्व कहा जाता है। और पुरातत्व जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खोदना। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालें। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे 5 नंबर में या 10 नंबर में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप जो है इनको अपनी कॉपी में नोट करते हुए ज़रूर चलना, ताकि आपको जो है आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो। अब इसके बाद जो है हम आपका कराएँगे पॉलिटी का एक चैप्टर, फिर उसके बाद जो है आपका चलेगा इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर। इस प्रकार जो है हम आपके हर बार जो है आपकी ये सारी की सारी बुक्स कंप्लीट करा देंगे। तो इसमें आता है हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। यहाँ की सड़क पक्की ईंटों से बनी हुई थी। सड़क के दोनों किनारों में नाले बने हुए थे। जब भी कभी बारिश होती थी तो नाले के द्वारा पानी शहर से बाहर निकल जाता था। सड़क के दोनों किनारों पर चबूतरे बने हुए थे। बड़ी सड़कों से कई छोटी छोटी सड़कों का निर्माण किया गया था। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था थी उसमें जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है उत्तम थी। इसमें जो है पक्की ईंटों से जो है ये सड़कें बनाई जाती थी और सड़क के दोनों किनारों पर जो है नाले बनाए जाते थे, ताकि कभी भी शहर में बारिश हो या कुछ भी हो तो वहाँ से जो है नाले के द्वारा जो है पानी जो है को जो है शहर से बाहर निकाला जा सके। और सड़क के दोनों किनारों पर जो है चबूतरे बने हुए थे, ताकि लोग जो है वहाँ पर आके विश्राम कर सकें। और बड़ी सड़कें से जो है कई छोटी सड़कें भी निकाली गई थी, जिनका जो है निर्माण किया गया था। और यह सड़कें एक दूसरे को समकोण पर यानी कि 90 डिग्री पर काटती थीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। यानी कि उसकी जो सड़कें जो निकाली गई थीं, जो बड़ी सड़क से जो छोटी-छोटी सड़कों का निर्माण किया गया था, ये सभी सभी जो सड़कें हैं वो जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि 90 डिग्री पर काटती थी। इसलिए हम जो है कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो सड़क व्यवस्था थी वो जो है काफ़ी ज़्यादा उत्तम थी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालिए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसा था, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, किस प्रकार का था, कैसा था, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। इसका क्षेत्रफल त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मंडल मांडा, जो कि कश्मीर में पड़ता है। दक्षिण दिशा में दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। पूर्व दिशा में आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और पश्चिम दिशा में सुतकांगेडोर था, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। और यह एक नगरीय सभ्यता थी। यानी कि हड़प्पा जो सभ्यता थी उसका विस्तार कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल था वो लगभग जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। और हड़प्पा सभ्यता जो है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी, जो कि आज से लगभग 4700 साल पुरानी थी। और इसका जो क्षेत्रफल था वो जो त्रिभुजाकार था, यानी कि ये जो है इस प्रकार जो है इसका त्रिभुज यानी कि ये जो है इस प्रकार थी। हड़प्पा सभ्यता का यानी कि त्रिभुजाकार हुआ करता था। आगे आता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे ऊपरी मंडल था या उत्तरी मंडल था, तो वो था मांडा, जो कि कश्मीर में पड़ता है। और आपका दक्षिण में था दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। पूर्व में था आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और पश्चिम में था सुतकांगेडोर, जो कि आपका बलूचिस्तान में पड़ता है। और यह एक नगरीय सभ्यता थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण हैं, जिनमें बाढ़, विदेशी आक्रमण, भूस्खलन, महामारी और भूकंप आदि। तो ये जो सभी जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण है। और आगे
ये क्वेश्चन जो है आपको हम 10 नंबर में कराने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपसे 10 नंबर में ज़्यादातर पूछा जाता है। लेकिन अगर आपसे ये जो 1 या 2 नंबर में पूछा जाए तो बस आपको इतना ही लिखना है। लेकिन ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो है अब तक आपसे जो है 10 नंबर में पूछा गया है, जो कि हम आपको आगे डिटेल में कराने वाले हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन भी जो है आपसे आपके एग्जाम में लगभग 1 या 2 ही बार पूछा गया है। लेकिन जो आपके सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन पर जो है हम आपको टिक लगवा देंगे। उनको जो है आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। आगे आता है, हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। यह सभ्यता सिंधु घाटी के किनारे बसी हुई थी। यहाँ के लोग नदी से नहरों का निर्माण करके सिंचाई करते थे। इस सभ्यता में कुओं एवं तालाबों के द्वारा भी सिंचाई की जाती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था अति उत्तम थी। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था ऐसी थी कि यहाँ के जो लोग थे वो जो है सिंधी नदी किनारे के जो है बसे हुए नहर थे, यानी कि जो नगर थे वो ज़्यादातर सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। और यहाँ के लोग जो है सिंचाई व्यवस्था के लिए जो है यानी कि नदियों से जो है नहरों का निर्माण करके जो सिंचाई करते थे। और कई जगह पर आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो में जो कुएँ भी मिले हैं, तालाब भी मिले हैं, यानी कि जलाशय, तो उनसे भी जो है सिंचाई की जाती थी। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो सिंचाई व्यवस्था थी वो जो है काफ़ी ज़्यादा उत्तम थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता को मातृ प्रधान या मातृ सत्तात्मक सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो यह बिल्कुल सत्य है कि हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। यहाँ घर की मुखिया पिता ना होकर माता होती थी। स्त्रियां उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक मातृ प्रधान सभ्यता थी। तो ये क्वेश्चन आपसे जो है 2 नंबर में पूछा जाता है ज़्यादातर, कि मातृ सत्तात्मक क्या होता है या मातृ प्रधान क्या होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जहाँ पर मातृ प्रधान होता है, यानी कि जो वंश परंपरा माँ के अनुसार चली आ रही हो, उसको जो है मातृ सत्तात्मक कहते हैं। यानी कि पहले माँ रानी हुआ करती थी, फिर उनकी बेटी, उसके बाद यानी कि उसमें जो है स्त्रियों को जो है उच्च स्थान प्राप्त था। और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मातृ प्रधान क्या होता है, या सॉरी, कि पितृ प्रधान क्या होता है या पितृ सत्तात्मक क्या होता है। तो जो वंश परंपरा पिता के अनुसार चली आ रही हो, उसी को जो है पितृवंश यानी कि जो है पितृसत्तात्मक कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता को जो मातृ प्रधान क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को मातृ प्रधान सभ्यता इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग जो थे, वो जो है धरती को जो है उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। और यहाँ पर जो है घर की मुखिया पिता नहीं होते थे, बल्कि माता होती थी। और स्त्रियों को जो है उच्च शिक्षा ग्रहण करने की जो है उनको जो है वो प्राप्त थे। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक मात्र जो है प्रधान सभ्यता थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि पर प्रकाश डालिए, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी वो कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे बूस्ट्रोफेडन पद्धति भी कहा जाता है। इस लिपि को सिंधु लिपि या सिंधु सरस्वती लिपि भी कहते हैं। इस सभ्यता की लिपि में लगभग 400 चिन्ह मिले हैं, जिनमें यू आकार का चिन्ह सबसे ज्यादा बार मिला है। इस लिपि को आज तक कोई भी पढ़ यानी कि कोई भी जो है नहीं पढ़ सका है। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी वो कैसी थी? एक भावचित्रात्मक लिपि थी, और ये जो है बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। और इसी लिपि को जो है सिंधु लिपि या सिंधु सरस्वती लिपि भी कहा जाता था। और जो हड़प्पा सभ्यता की ये लिपि थी, इसमें जो लगभग 400 चिन्ह मिले हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बार जो चिन्ह मिला है वो जो है यू आकार का चिन्ह सबसे ज्यादा बार मिला है। और इस लिपि को जो है आज तक कोई भी पढ़ नहीं सका है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को सिंधु बाग भी कहा जाता है। यहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के साक्ष्य भी मिले हैं, और यहीं से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था वो मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। और इसको जो है मोहनजोदड़ो को जो है सिंधु का यानी कि सिंध का बाग भी कहा जाता है। और यहाँ की जो भूमि थी वो जो है काफी ज्यादा उपजाऊ थी। और मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी।
यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था और मोहनजोदड़ो से जो है विशाल स्नानागार यानी कि स्नान घर के साक्ष्य भी मिले हैं और यहीं से जो है कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। आगे आता है मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की दूरी 483 किलोमीटर है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित था। यानी कि मोहनजोदड़ो को जो है हड़प्पा की जो है जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है और मोहनजोदड़ो की और हड़प्पा की जो दूरी थी वो जो है 483 किलोमीटर थी और मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है और ये जो है सिंधु घाटी सभ्य यानी कि जो सिंधु नदी थी उसके किनारे बसा हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता में सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की थी। इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी हम लोगों को हड़प्पा नामक शहर से ही मिली थी, इसीलिए इसको जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और ये जो सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हम जो है आपके लिए सिर्फ़ वही क्वेश्चन कराते हैं जो कि ज़्यादातर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बाकी आपके जो है इसमें लगभग 14 से 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, इससे ज़्यादा जो है आपके इससे बाहर पूछा भी नहीं जाएगा। आगे आता है कि हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता का ये महत्वपूर्ण नगर था हड़प्पा जो है, क्योंकि सबसे पहले मिला था और यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्योंकि इस सभ्यता के ज्यादातर नगर सिंधु नदी घाटी के किनारे मिले थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धार्मिक रीति रिवाजों का वर्णन कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धार्मिक रीति रिवाजों का अनुमान उनकी कुछ मूर्तियां, बर्तनों और ताम्रपत्रों के चित्रों से मिलता है। मातृ देवी की अनेक मूर्तियां मिली हैं, इससे पता चलता है कि मातृ देवी ही उनकी पूज्य देवी थी। एक मूर्ति ऐसी मिली है जो बिल्कुल नग्न है, हाथ में कटार तथा गले में नरमुंडों की माला थी। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, उसके रीति-रिवाज़ों का पता जो है, मूर्तियों से, उनके बर्तनों से और ताम्र पत्रों के चित्रों से भी मिलता है और वहाँ पर जो है मातृ देवी की जो है अनेक सारी मूर्तियाँ मिली हैं। इससे पता चलता है कि जो उनकी पूज्य देवी थीं या उनकी जो है प्रधान देवी थीं, वो कौन थीं? यानी कि जो है मातृ देवी थीं और एक मूर्ति ऐसी मिली है जो कि बिल्कुल नग्न थी और हाथ में कटार तथा गले में नरमुंडों की माला थी। तो इससे पता चलता है कि लोग देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नर-बलि भी देते थे। यही यह नहीं कहा जा सकता कि मातृ देवी के लिए मंदिर भी बनाए जाते थे अथवा नहीं। मोहनजोदड़ो से उनके एक देवता की मूर्ति मिली है जो कि आजकल के शिव देवता से मिलती-जुलती है। संभवतः यह लोग वृक्षों तथा पशुओं और पत्थरों की भी पूजा करते थे। यानी कि जिस जो नग्न मूर्ति मिली थी, जिसके हाथों में जो है कटार और नरमुंडों की माला, गले में नरमुंडों की माला थी, उससे यह पता चलता है कि लोग जो है यानी कि देवी-देवताओं को जो है प्रसन्न करने के लिए नर बलि भी देते थे और इससे ये नहीं कहा जा सकता कि मातृ देवी के लिए जो है उन्होंने मंदिर भी बनाए थे अथवा नहीं। तो हड़प्पा जो मोहनजोदड़ो है, उसके जो नगर है उसमें जो है एक देवता की मूर्ति मिली है जो कि आजकल के जो हमारे भगवान शिव हैं, उनसे मिलती-जुलती है। और संभवतः ये लोग जो है वृक्षों तथा पशुओं और पत्थरों की भी पूजा किया करते थे। अब हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विवेचना कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के प्रमुख कारण हैं जिनमें निम्नलिखित सबसे पहला आता है सड़क। तो हड़प्पा सभ्यता की एक यानी कि हड़प्पा सभ्यता की सड़क पक्की ईंटों से बनी हुई थी। सड़क के दोनों किनारे चबूतरे बने हुए थे जिन पर बैठकर लोग आराम किया करते थे। सड़क के दोनों ओर यानी कि और नहीं बल्कि और नाले बने हुए थे। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और बड़ी सड़क से कई छोटी सड़कों का निर्माण किया गया था। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, उसमें जो है पक्की ईंटों से बनी हुई सड़कें मिली हैं और उसके दोनों ओर जो है चबूतरे बना हुआ करते थे, जिन पर जो है लोग बैठकर आराम करते थे। और सड़क के दोनों ओर जो है नाले भी बने हुए थे, ताकि जो शहर में यानी कि बारिश के दौरान पानी बढ़ जाता था, तो उसको जो है बाहर निकाला जा सके और सड़क एक-दूसरे को समकोण पर काटती थी और बड़ी सड़क से जो है कई छोटी-छोटी सड़कों का भी निर्माण किया गया था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता
का जो नगर नियोजन विवेचना की जो व्यवस्था है वो जो है काफ़ी ज़्यादा उत्तम थी। अब हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो है नाला। तो यानी कि हड़प्पा सभ्यता की नगर होने का सबसे प्रमुख कारण वहाँ का नाला था। सड़क के दोनों किनारे नाले बने हुए थे, जिसके कारण शहर का पानी नाले के द्वारा बाहर निकाला जाता था। वहाँ के नालों को देखकर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगरीय होने का एक प्रमाण जो है वहाँ का नाला भी था, क्योंकि वहाँ पर जो है सड़क के दोनों किनारों ओर जो है नाले बनाए जाते थे और उन नालों से जो है शहर से में जो पानी भर जाता था उसको जो है बाहर निकाला जाता था। और वहाँ के नालों को देखकर ही कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अब हमारा जो अगला आता है इसमें आता है भवन। तो हड़प्पा सभ्यता के भवन पक्की ईंटों के द्वारा बने हुए थे, जो कि दिखने में काफी सुंदर लगते थे। हड़प्पा सभ्यता के घरों को बनाने में मुख्य रूप से पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। ये ईंट मिट्टी, पानी और घास के भूसे से बनाई जाती थी। इन ईंटों को आमतौर पर 25 सेंटीमीटर लंबी, 15 सेंटीमीटर चौड़ी और 5 सेंटीमीटर मोटी बनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के घरों में आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो भवन बनाए जाते थे, तो वो जो है पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। यानी कि वहाँ के जो घर थे वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगा करते थे। और हड़प्पा सभ्यता के घरों में जो बनाने में जो मुख्य प्रकार से जो है पक्की ईंटों का ही इस्तेमाल किया जाता था। और इन ये ईंटें जो बनाई जाती थी वो जो है मिट्टी, पानी, घास के भूसे से बनाई जाती थी। और इनकी जो जो आमतौर पर जो है 25 सेंटीमीटर जो है लंबाई होती थी, 15 सेंटीमीटर चौड़ाई होती थी और 5 सेंटीमीटर जो इसकी मोटाई होती थी। और हड़प्पा सभ्यता के जो घर थे, यानी कि इसमें जो है घर के जो है आंगन के चारों ओर जो है कमरे बनाए जाते थे। अब इसमें आगे आता है कि ज़्यादातर घरों में अलग से स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएँ भी होते थे। घरों में स्तंभों वाले हॉल, पक्के फर्श, रसोई, कुएँ तथा आदि शामिल थे। घरों की नालियों को मुख्य सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जिससे पानी वहाँ पर जमा नहीं होता था और वह शहर से बाहर निकल जाता था। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के घरों में जो है ज़्यादातर स्नानघर भी मिले हैं, कुछ घरों में जो कुएँ भी मिले हैं और वहाँ पर जो है स्तंभ वाले हॉल, पक्के फर्श, रसोई घर, कुएँ आदि इसमें जो है शामिल थे। और घर की नालियों को मुख्य सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जिससे पानी वहाँ पर जमा नहीं होता था, जो शहर से बाहर निकल जाता था। और घरों के जो वहाँ के दरवाजे थे वो जो है मुख्य जो सड़क होती थी उसकी तरफ नहीं खुलते थे, बल्कि पीछे की तरफ खुलते थे। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यानी कि जो घरों के दरवाजे थे वो पीछे की ओर इसलिए खुलते थे ताकि घरों में जो है कूड़ा-करकट या जो वाहन कुछ भी चलते हैं या जो है धूल-वूल जो है उसके उनके घरों में जो है ना जा सके। अब आगे आता है स्नानघर। तो मोहनजोदड़ो से एक स्नानघर भी मिला है जो बहुत बड़ा था। इस स्नानघर में एक साथ कई लोग स्नान कर सकते थे। यह स्नानघर पक्की ईंटों का बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन होने का प्रमुख कारण स्नानघर को भी माना जाता है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो एक नगर है मोहनजोदड़ो, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, उसमें जो है विशाल स्नानागार भी मिला है। और ये जो है आपसे आपके सीजीएल एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें जो है विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। अब आगे आता है ईंट। तो हड़प्पा सभ्यता का नगर होने का एक प्रमुख कारण वहां से मिली ईंट भी है, क्योंकि यह ईंट आकार में काफी बड़ी है। कहा जाता है कि अगर पूरे पाकिस्तान के लोगों का घर पक्की ईंटों से बना दिया जाए तो फिर भी वहां की ईंट बच जाएंगी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो है इतनी सारी ईंटें थी कि कहा जाता है कि अगर पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए घर बना दिया जाए तो फिर भी वहां की ईंटें जो है बच जाएंगी। अब जो हमारा अगला प्रश्न आता है वो है हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण क्या थे, तो विस्तार से बताइए। तो ये क्वेश्चन जो आपसे 10 नंबर में पूछा जाता है और ये जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है वो जो है ज्यादातर इसमें से 4 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसलिए हमने जो इसमें आपके लिए 4 क्वेश्चन रखे हैं, तो इनको जो है आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई प्रमुख कारण हैं, जिनमें सबसे पहला आता है बाढ़। तो कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ है। उनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आई और सभी लोगों की डूबकर मृत्यु हो गई तथा इस सभ्यता का विनाश हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ है। तो बाढ़ को इसीलिए जो हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना जाता है। और ये जो है सभी इतिहासकार नहीं मानते हैं, बल्कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो है
पतन का कारण जो है बाढ़ को माना जाता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है महामारी। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन महामारी के कारण हुआ है। उनका कहना है कि वहाँ पर कोई भयंकर बीमारी फैली, जो कि सभी लोगों में फैल गई और वहाँ के लोगों की मृत्यु हो गई और उनका विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण महामारी को भी माना जाता है। अब जो हमारा अगला आता है वो आता है भूकंप तथा भूस्खलन। तो कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण भूकंप और भूस्खलन है। उनका कहना है कि वहाँ के लोग जमीन के नीचे दब गए और सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण भूकंप भी है। यानी कि जो कई इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो है विनाश भूकंप के कारण हुआ, कुछ कहते हैं कि महामारी के कारण हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ के कारण हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि आपका जो है इनके जो पतन है वो जो है आर्यों के आक्रमण से हुआ या विदेशी आक्रमणों से हुआ। तो इसमें जो है उनके विनाश के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में जो है कोई पक्की जानकारी नहीं है। अब आगे जो आता है वो है विदेशी आक्रमण। तो कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण विदेशी आक्रमण है। उनका कहना कि विदेशियों ने बार-बार इस सभ्यता पर आक्रमण किया और वहाँ के लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया और इस सभ्यता का विनाश कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण विदेशी आक्रमण को भी माना जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन की विवेचना कीजिए। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन था, उसके बारे में बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को निम्न रूप से उल्लिखित किया गया है, जिनमें सबसे पहले आता है उनका सामाजिक जीवन। तो हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन काफी उत्तम था। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो जो आपस में मिलजुल कर रहते थे। आगे आता है, यहाँ पर घरों में ताला नहीं लगाया जाता था। यहाँ के कुछ नगर लोथल, कालीबंगा में घरों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। यहाँ का समाज नगरीय जीवन जी रहा था। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन बहुत बेहतर था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो है इतनी ज़्यादा ईमानदारी थी कि वहाँ के घरों पर जो है ताला नहीं लगाया जाता था और यहाँ के कुछ नगर थे जैसे कि लोथल, कालीबंगा, इनके घरों के जो दरवाजे थे वो जो है पीछे की ओर खुला करते थे और यहाँ के जो सभी लोग थे वो जो है शहरी जीवन जी रहे थे। अब आगे आता है धार्मिक जीवन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन बहुत ही उत्तम था। यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ के लोग शिव भगवान की भी पूजा किया करते थे। यह लोग स्त्रियों का बहुत सम्मान करते थे। यह मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन बहुत ही उत्तम था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो धार्मिक जीवन था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि यहाँ के लोग जो है मातृ देवी की पूजा करते थे, भगवान शिव की पूजा करते थे, प्रकृति की भी पूजा करते थे और यहाँ के लोग जो है सबसे बड़ी बात है कि स्त्रियों का बहुत ज़्यादा सम्मान किया करते थे और यह एक मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। अब आगे आता है आर्थिक जीवन। यहाँ के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती किया करते थे, यहाँ के लोग व्यवसाय भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता से कई बंदरगाह भी मिले हैं जहाँ से व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया, सुमेर आदि सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक नगर लोथल और कालीबंगा था। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा व्यापार पर निर्भर थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था कि यहाँ के लोग जो है खेती भी किया करते थे, यहाँ के लोग व्यवसाय भी करते थे और हड़प्पा सभ्यता में जो है कई बंदरगाह भी मिले हैं, जिनमें आपके जो है लोथल में मिला है बंदरगाह, जिसे हम डॉकयार्ड भी कहते हैं या फिर गोदीवाड़ा भी कहते हैं, जहाँ से जो है व्यापार होता था। और हड़प्पा सभ्यता के जो व्यापारिक संबंध थे वो जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से, सुमेर की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से जो है इनसे जो है इसके संबंध थे। और हड़प्पा सभ्यता के जो व्यापारिक नगर थे या केंद्र थे वो जो है लोथल और कालीबंगा थे और यहाँ के लोग जो है सबसे ज़्यादा जो निर्भर थे वो थे व्यापार पर। और ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा निर्भर किस पर थे? तो व्यापार पर थे।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन काफ़ी समृद्ध था। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, उनका जीवन जो है काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, ये क्वेश्चन आपसे 10 नंबर में पूछा जाता है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की विवेचना कीजिए। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, उसकी जल निकास प्रणाली कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली अत्यंत उन्नत और नियोजित थी, जो दर्शाता है कि उस समय के लोगों ने स्वच्छता और जल प्रबंधन को कितना महत्व दिया था। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकास प्रणाली थी, वो काफ़ी ज़्यादा अत्यंत और उन्नत थी और काफ़ी ज़्यादा नियोजित थी, जो कि उस समय की स्वच्छता और जल प्रबंधन के महत्व को दर्शाता है। अब आगे आता है नियोजित जल निकासी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों में घरों, सड़कों और नालियों को का एक साथ नियोजित रूप से निर्माण किया गया था, जो आधुनिक नगर योजना से मिलता-जुलता था। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो है नालियों का निर्माण किया जाता था और उनके जो है घरों का निर्माण किया जाता था, साथ ही जिसमें नियोजित रूप से जो है निर्माण इनका किया गया था, जो कि आज के आधुनिक युग के से जो है काफ़ी ज़्यादा मिलता-जुलता था। आगे आता है भूमिगत नालियाँ, यानी कि घरों से निकलने वाली नालियाँ सड़क की नालियों से जुड़ी थी, जो मुख्य नालियों से जुड़ती थीं और शहर से बाहर खुलती थीं। यानी कि वहाँ पर जो है नालियों को जो है मुख्य नाली यानी कि जो है नाले से जोड़ा जाता था और जब भी बारिश होती थी, तो उसके द्वारा ही जो है, जो पानी जो है शहर में नहीं बढ़ता था बल्कि शहर के बाहर निकल जाता था। अब अगला पॉइंट आता है स्वच्छता, यानी कि वहाँ पर जो है नालियाँ पत्थर की पट्टियों से ढकी हुई थीं और नियमित अंतराल पर मेनहोल थे ताकि नालियों को साफ किया जा सके। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो है नालियों को जो पत्थर की पट्टियों से ढका जाता था और वहाँ पर जो है जगह-जगह पर जो है मेन होल बनाए गए थे ताकि नालियों को जो है साफ किया जा सके। जैसे कि उनमें अगर कूड़ा-करकट बढ़ जाए तो उनको जो है साफ किया जा सके। आगे आता है पानी का निपटान। तो जल निकासी व्यवस्था में छोटे-छोटे निपटान पुल और जाल बनाए गए थे ताकि तलछट और अन्य सामग्री को इकट्ठा होने दिया जा सके, जबकि पानी और छोटे कण बह जाते थे। यानी कि वहाँ पर जो है कई जगह पर जो है नाली में बीच-बीच में जो है जाल लगाए जाते थे जिनके कारण जो है जैसे कि आपकी पॉलीथिन हो गई, कूड़ा-करकट हो गया, जो मोटा-मोटा सामान होता था, उससे जो है वो रुक जाता था और पानी जो है साफ निकल जाता था। अब आगे आता है अद्वितीयता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली उस समय की प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग का कुशल यानी कि इंजीनियरिंग कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण देती है। यानी कि कुल मिलाकर हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली एक उन्नत और कुशल प्रणाली थी, जो उस समय के लोगों की इंजीनियरिंग क्षमता और स्वच्छता के प्रति उनकी जागरूकता को दर्शाती थी। तो अब जो है ये हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब जो है आपका पहला चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। उम्मीद है और इससे ज़्यादा बाहर जो है आपकी परीक्षा में कभी भी नहीं पूछा जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और इसके अलावा जो हमने इनकी वीडियो कराई है वो भी अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको वो अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट